हाँ भाई, तो देखो आप क्वेश्चन देख लेते हैं इन पे, रमन एक्टिव मोड, वाइब्रेशन वगैरह, इन पे कैसे क्वेश्चन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं और वो सीखते हैं। देखो जैसा भी हमने C2V के लिए देखा, C3V के लिए भी तो पूछ सकता है वो कि भैया C3V में मुझे IR एक्टिव मोड, रमन एक्टिव मोड बता दो, कितनी IR एक्टिव मोड है, कितनी टोटल वाइब्रेशन है, रोटेशनल, तो सब कुछ C3V के लिए भी देखते हैं। मतलब या ऐसा बोलते C3V के लिए, या बोलते हैं NH3 मॉलिक्यूल के लिए, IR एक्टिव मोड बता दो, रमन एक्टिव वाली बता दो, टोटल मोड बता दो, वाइब्रेशन बता दो, जो भी पूछ रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से पूछ रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि मॉलिक्यूल देखो NH3 कौन सा है। सबसे पहले इसका पॉइंट ग्रुप देखो C3V होता है, ये तो बताने की अब जरूरत नहीं ना, निकाल दिखाने की। इसमें ऑर्डर देखो, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप कितना होता है, दैट इज 6। क्लास देखो, क्लास कितनी होती है इसकी, 3। इसके बाद इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिख लो, C3V की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन लिख लो, E2C3 3 सिग्मा V, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम देखो और कंट्रीब्यूशन पर एटम देखो। अनशिफ्टेड एटम यार ये तो अब आना चाहिए, 412 था, चलो एक बार सिखा देता हूँ, NH H, ठीक है। जब इसमें C3 लगेगी तो सिर्फ N अनशिफ्ट रहेगा, ये तीनों H एक दूसरे की पोजीशन लेते रहेंगे। तो E पे तो चारों अनशिफ्ट रहेंगे, तो एक N ही सिर्फ अनशिफ्ट रहेगा जब C3 लगेगी। जब सिग्मा B लगेगा तो कोई सा भी सिग्मा B जो NH को कंटेन कर रहे हैं वहीं से है, तो मतलब जो वाला सिग्मा B लगेगा वो NH को अनशिफ्ट रखेगा, बाकी 2 H को शिफ्ट कर देगा, तो 2 एटम अनशिफ्ट रहेंगे सिग्मा B से। कंट्रीब्यूशन पर एटम, E का करेक्टर 3, C3 का करेक्टर 0, सिग्मा B का करेक्टर 1। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इसकी आ जाती है 1202, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। आओ नेक्स्ट इज इसकी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो C3V की करेक्टर टेबल, वैसे तो वो गिवन होगी E2C3 3 सिग्मा V, जनरली गिवन होगी, ठीक है। इसका कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 गिवन ही होती है ये, ठीक है। तो इसमें क्या था, 1 1 1 आया था और इसका 1 1 -1 आया था, निकाल ली थी ये भाई। 2 -1 0 आया था, ठीक है। इसको हम A1 से डिनोट करते हैं, इसको हम A2 से डिनोट करते हैं, इसको हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है। E पे G वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब कॉलम नंबर 2 देखते हैं, तो इसका Z आता है, इसका यहाँ RZ लिखा होगा, करेक्टर टेबल में देख सकते हो, ठीक है। यहाँ X और Y, RX RY भी यहाँ पर ही लिखा होगा, ठीक है। और यहाँ लिखा होता है इसमें x² + y², यहाँ xz y², x² + y² xz yz, ठीक है। नोट x², ये स्क्वायर है, ये z है, z है, ठीक है, Z, ठीक है, समझ गए। ये करेक्टर टेबल होती है C3V पॉइंट ग्रुप की। तो सबसे पहले तो स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला से निकालेंगे। सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो निकाल लेंगे NA1। तो NA1 कितने आएंगे इसमें, देखो मल्टीप्लाई करते रहो, GR1 × 12 1 × 12 × 1 प्लस 2 × 1 2 × 0 × 1 प्लस 3 × 1 3 कोफिशिएंट 1 यहाँ से इररिड्यूसिबल से × 2 अपॉन में ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप इज 6। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इसको कैलकुलेट करके लिखते हैं, दैट इज इक्वल्स टू 3 आ जाएगा। NA2 निकाल लो, NA2 निकालो 1 × 1 × 12 प्लस 2 आएगा ना पहले कोफिशिएंट, प्लस 2 × 1 2 × 0 है, 2 × 0 × 1 प्लस, देखो पहले ये ले लो या ये ले लो, बात एक ही है। 3 × -1 × 2 जैसे भी लेना चाहो आप ले लो, अपॉन में 6। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 1 आ जाएगी।
ई देख लो, ई कितने आएंगे। ई में सबसे पहले कोफिशिएंट इंटू 2 इंटू 12 प्लस कोफिशिएंट 2 इंटू -1 इंटू 0 प्लस 3 इंटू 0 इंटू 2 अपॉन में 6। तो इसकी वैल्यू 12 दूनी 24, 6 चौक 24, ये सब 0, तो ये 4 आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर टोटल रिप्रेजेंटेशन कितनी आ गई, टोटल कितनी आ गई कि 3a1 प्लस a2 प्लस 4e, दीज आर द टोटल मोड्स। ये कितनी मोड है मेरी, टोटल मोड्स, ठीक है। अब देखो इसमें अब हमें क्या देखना है, ट्रांसलेशनल। तो ट्रांसलेशनल मोड कौन कौन सी है, ट्रांसलेशनल रिप्रेजेंटेशन कौन कौन सी है, आपको पता है एक्स वाई जेड वाली ट्रांसलेशनल होगी। तो एक्स देखो जेड वाली मतलब एक तो a1 है प्लस एक्स और वाई ई के सामने है। तो क्या मैं यहाँ ई प्लस ई लिखूं, नहीं, यहां सिर्फ ई लिखा जाएगा, क्योंकि ई इट्स सेल्फ 2 डायमेंशन, ई अपने आप में 2 डायमेंशनल है। ई का मतलब ही 2 डायमेंशन है जिसमें एक्स और y दोनों को कंटेन कर रखा होगा। तो ट्रांसलेशनल कितनी आ गई, a1 प्लस ई। तो टोटल ट्रांसलेशन मोड कितनी है, ये 3, क्योंकि ई के अंदर 2 है। इसी तरीके से रोटेशनल की बात करूं मैं, तो रोटेशनल में देखो एक तो a2 है, a2 प्लस rx ry e के सामने है, तो फिर से 2e लिखूंगे, नहीं सिर्फ e, क्योंकि e के अंदर भी क्या है, 2 मोड छिपे हुए हैं। तो टोटल रोटेशनल कितनी मोड्स होगी, एक a2 से और 2 e से, तो टोटल ये भी 3 होगी। अब इसमें से वाइब्रेशनल मोड मुझे पता करनी है। तो वाइब्रेशनल देखो 3 a1 थे, एक a1 घट गया तो 2 a1 बची, प्लस एक a2 था वही घट गया तो 0 a2 बची, a2 तो एक भी नहीं बची, 4e में से 2e घट गई, 2e बची। तो वाइब्रेशनल मोड्स मेरी आ गई 2a1 प्लस 2e। तो टोटल वाइब्रेशनल मोड कितनी है, 2a1 में 2 और 2e में 4, मतलब ये 2 और ये कितनी होगी 4, क्योंकि एक में 2 डायमेंशन है। टोटल वाइब्रेशनल मोड होगी मेरी 6, 2a1 प्लस 2e के अंदर छिपी हुई है, ठीक है। अब देखो 2a1 प्लस 2e मेरी कौन क्या है, वाइब्रेशनल मोड है। अब इसमें a1 और e में मुझे IR एक्टिव देखनी है और रमन एक्टिव देखनी है। तो a1 के और e में IR एक्टिव और रमन एक्टिव, तो मैंने यही करेक्टर टेबल लिख ली थी। a1 के आगे XYZ भी है और क्वाड्रेट्रिक भी है, तो दोनों की दोनों a1 IR एक्टिव भी होगा, रमन एक्टिव भी होगा। E के आगे देख लेते हैं, E के आगे क्वाड्रेटिक फंक्शन भी है और XY भी है, तो E भी IR एक्टिव भी होगी, रमन एक्टिव भी होगी, ठीक है। तो IR एक्टिव मोड भी मेरे पास कितनी है, IR एक्टिव मोड कितनी है, 2a1 प्लस 2e, रमन एक्टिव मोड भी, क्योंकि दोनों के दोनों IR एक्टिव भी हैं, रमन एक्टिव भी हैं, प्लस 2e, तो IR एक्टिव मोड भी 6 है, रमन एक्टिव मोड भी 6 है। जबकि C2v में मेरे पास कितनी आ रही थी, 3 IR एक्टिव आ रही थी, ठीक है, देख लें। तो IR एक्टिव मोड भी 6 है, रमन एक्टिव मोड्स भी मेरे पास 6 है। 6 का मतलब कहाँ है, 2 ई से आ रही है, क्योंकि एक ही 2 डायमेंशन को बता रहा है, मतलब 2 मोड छुपी हुई है ई के अंदर, ठीक है। तो ऑलमोस्ट इसी तरीके से सारा कुछ वो पूछेगा। आगे बात समझ में, ये NH3 के लिए हो गया सब कुछ। इन प्लेन, आउट प्लेन, परपेंडिकुलर वगैरह का देखना हो तो वो प्रिंसिपल एक्सिस से देख सकते हैं हम। A1 मेरी जो वाइब्रेशंस हैं, A1 की जो वाइब्रेशंस हैं वो मेरी क्या है, पैरेलल वाइब्रेशंस है, क्योंकि सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस। और E वाली वाइब्रेशंस जो है मेरे पास वो क्या है, जो अब इन प्लेन देख लो, सॉरी पैरेलल और परपेंडिकुलर। तो A1 वाली मेरी पैरेलल है ना कि परपेंडिकुलर, और E वाली मेरी परपेंडिकुलर है ना कि पैरेलल। इन प्लेन आउट प्लेन नहीं देखना क्योंकि सिग्मा H नहीं है, ठीक है। ये हो गया हमारा NH3 का क्वेश्चन। आओ आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अगर वो पूछ ले सब कुछ ऐसे ही कि ट्रांस N2F2 के लिए, ट्रांस N2F2 के लिए इन प्लेन एंड आउट प्लेन वाइब्रेशन बताओ, आउट प्लेन वाइब्रेशंस के बारे में बताओ। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए ट्रांस N2F2 कैसा है,
एन एफ एफ। इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो है सी डी, इसका जो पॉइंट ग्रुप है वो इट इज C2H था ना, हाँ C2H पॉइंट ग्रुप होता है इसका, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होता है दैट इज इक्वल्स टू 4, और जो इसकी क्लास होती है वो भी कितनी होती है 4। C2H पॉइंट ग्रुप है, याद रखना इसका, C2B नहीं C2H। तो सबसे पहले इसकी रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन निकालते हैं, पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन निकालना, तो रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन कैसे निकालेंगे, C2H की इसमें क्या क्या एलिमेंट होते हैं C2H में, E, C2, I और सिग्मा H। I को हमेशा प्रेफर करेंगे सिग्मा H पे, इसलिए I को पहले ले लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एलिमेंट नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम क्या क्या होंगे, तो देखो जब E लगेगा तो चारों के चारों अनशिफ्ट, जब C2 लगेगा तो 0 अनशिफ्ट, क्योंकि C2 परपेंडिकुलर लगेगा इस पे, तो सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे। जब I लगेगा तो सारे के सारे अनशिफ्ट, जब सिग्मा H लगेगा, सॉरी सारे के सारे शिफ्ट हो जाएंगे, जब सिग्मा H लगेगा सारे के सारे अनशिफ्ट। कंट्रीब्यूशन पर एटम, क्योंकि 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से निकालते हैं, तो इनका करेक्टर E का करेक्टर यहाँ 3, C2 का 1, C2 का -1, I का -3 होता है, और सिग्मा H का 1। तो यहाँ जो रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगी वो आ जाएगी 12 0 0 4, ये आ गई मेरी रिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन। अब वहीं थर्ड इसकी करेक्टर टेबल, मतलब इररिड्यूसेबल रिप्रेजेंटेशन, वो कहीं से भी करेक्टर टेबल से लिख सकते हो आप। तो C2H के अंदर क्या क्या होता है, E C2 I सिग्मा H, ठीक है। तो इसके अंदर देखो वही होते हैं, सेम उसी तरीके से लिख सकते हो जैसे C2V में होता है, 1 1 -1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 1। बस यहाँ नंबर क्या चेंज हो जाएगा, यहाँ पहले A1 था, अब यहाँ जो बनेगा वो AG बनेगा, ठीक है। दूसरा जो होगा, सॉरी इसमें 1 -1 1 -1 1 -1 इस तरह से AG BG AU BU इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और इसकी करेक्टर टेबल देख लेता हूँ यार, मेरे पास 1 मिनट होगी। C2H की करेक्टर टेबल, C2H की करेक्टर टेबल्स हैं, एक ऐसी PDF मिल जाएगी आपको C2H, क्योंकि वो गिवन देता है, करेक्टर टेबल इज ऑलमोस्ट गिवन, बस हमेशा गिवन होगी। AG BG, ठीक है। तो इसका कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4, देखो कॉलम नंबर 3 में क्या है, इसके सामने RX, इसके सामने RZ, सॉरी RZ RX RY Z X एंड Y, X स्क्वायर Y स्क्वायर Z स्क्वायर XY XZ YZ। अभी यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चलेगी आपको, ठीक है। ये करेक्टर टेबल थी C2H की, ठीक है। ये इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गई। अब सबसे अगला काम क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला लगाना। तो भैया रिडक्शन फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करो। ये करेक्टर टेबल याद रख ले, साथ में रख लेता हूँ यार, ठीक है, आराम से रहेगी। हाँ, रिडक्शन फॉर्मूला, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप इज रिडक्शन फॉर्मूला। तो सबसे पहले NaG निकालता हूँ। NaG निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, वही लगाना पड़ेगा। सबसे पहले सबका कोफिशिएंट तो 1 है, तो 1 इंटू, तो वो जो था 12, E के नीचे 12 था, C2 के नीचे 0, I के नीचे 0, सिग्मा H के नीचे 4। तो ये है 1 इंटू 12 इंटू AG की, यहाँ से आप सामने रखो, क्योंकि AG का देखो, AG का क्या होता है यार, मुझे लगता है मेरे को यहाँ लिखना ही पड़ेगा। AG E C2 I सिग्मा H, AG BG AU BU, ठीक है। 1 1 1 1 1 -1 1 -1 1 1 -1 -1 1 -1 1, ठीक है। दिस इज द, तो NaG 1 इंटू 12 इंटू 1 प्लस
1 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में क्लास 4 होती है, ग्रुप भी ऑर्डर भी 4 होता है। तो NAG की वैल्यू देखो 12 कम 12 0 0 और 12 4 16/4। तो NAG की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 4। NAG इक्वल्स टू 4। सिमिलरली NVG निकाल लेंगे। NVG निकालेंगे यहाँ से तो 1 इंटू 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 4 इंटू -1 अपॉन में 4। तो यहाँ से NVG की जो वैल्यू है वो 2 आ जाएगी। NAU इज इक्वल्स टू 1 इंटू 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4 इंटू -1 अपॉन में 4। तो NAU की वैल्यू भी यहाँ से 2 आ जाएगी। NBU की वैल्यू 1 इंटू 12 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 0 इंटू -1 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 1 अपॉन में 4। तो NVU की वैल्यू भी यहाँ से आ जाएगी 4। ठीक है, क्या आ जाएगी NBU की वैल्यू 4। तो टोटल जो मेरी इरेड्यूसिबल है, टोटल मोड्स हो गई वो आ गई क्या 4AG प्लस 2BG प्लस 2AU प्लस 4BU। ठीक है, टोटल मोड्स आ गई मेरी इतनी। ठीक है, 4AG प्लस 2BG प्लस 2EU प्लस 4BU। ठीक है, अब आ जाओ बाइरेशनल मोड्स देखनी है। टोटल मोड्स फिर से लिख लो। टोटल मोड्स आ गई मेरी 4AG प्लस 2BG प्लस 2AU प्लस 4BU। ठीक है, ये आ गई। अब देखो इसमें जो मेरी ट्रांसलेशनल मोड है, ट्रांसलेशनल कहाँ है मोड, नल मोड है। देखो ट्रांसलेशनल सीखते हैं, जब करेक्टर टेबल लिखी होगी, ये रही करेक्टर टेबल। देखो ट्रांसलेशनल कहाँ है, एक तो AU होगी, Z है, एक तो AU होगी क्योंकि यहाँ Z है, और XY में BU होगी। तो इस बार 2BU लिखेंगे क्योंकि BU एक सिंगल डायमेंशन है, उसके अंदर दो नहीं छिपी हुई, तो इस बार 2BU लिखेंगे। ठीक है, तो कहाँ होगी मेरी AU प्लस 2BU। इसी तरीके से रोटेशनल देखेंगे आप करेक्टर टेबल में, तो रोटेशनल की जगह क्या आ जाएंगी मेरी, रोटेशनल हो जाएंगी मेरी AG प्लस 2BG। और मेरी वाइब्रेशनल बचेंगी, उसमें से घटा दो, वाइब्रेशनल बचेंगी 4AG में से 1 AG घट गया, 3AG वाइब्रेशनल बचेगी, प्लस 2BG में से 2BG घट गया खत्म, 2AU में से 1 AU घट गया, 1 AU बचेगी, 4BU में से 2BU घट गया, 2BU बचेगी। 2 और 1 3 और 3 6 और 2 और 1 3 और 2 और 1 3 6 6 12। टोटल मोड कितनी थी, 4 2 6 2 8 और 4 12। देखो ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, टोटल मोड 12 है, 3 ट्रांसलेशनल 3 रोटेशनल, बची हुई वाइब्रेशनल 6, 2 और 1 3 और 3 6। ये है मेरी वाइब्रेशनल मोड। अब इसमें से कौन कौन सी IR एक्टिव होगी, कौन कौन सी रमन एक्टिव होगी वो देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं IR एक्टिव मोड कौन कौन सी है इसमें से, रमन एक्टिव मोड कौन कौन सी है इसमें से। तो देखो वही देखना है, इसके लिए करेक्टर टेबल लेकर आता हूं मैं, तो उठा के लूंगा, तो हम आप लोग पीछे या जो बना रखी हो वो देख लो। देखो C2H की जो AG मोड है उसके सामने कोई भी IR का वो मतलब XYZ नहीं है, या तो मैं दिखाई देता हूं। देखो AG मेरी IR एक्टिव मोड नहीं है क्योंकि XYZ नहीं है। IR एक्टिव मोड सिर्फ AU एंड BU हैं। IR एक्टिव मोड सिर्फ AU एंड BU हैं। तो AU IR एक्टिव, BU भी IR एक्टिव, AG नहीं है। रमन एक्टिव मोड कौन कौन सी है, देखो रमन एक्टिव मोड सिर्फ मेरी AG और BG हैं क्योंकि इनके सामने ही क्वाड्रेटिक टर्म है। AU BU रमन एक्टिव नहीं है, इनके सामने क्वाड्रेटिक टर्म नहीं है। तो AG रमन एक्टिव होगी,
AU रमन इनएक्टिव, रमन इनएक्टिव। देखो अब देखो यहाँ जो मोड्स रमन एक्टिव हैं वो IR इनएक्टिव हैं और जो IR एक्टिव हैं वो रमन इनएक्टिव हैं। ऐसा क्यों? ऐसा हो रहा है क्योंकि मॉलिक्यूल म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है। व्हेन मॉलिक्यूल है सेंटर ऑफ इन्वर्जन या सेंटर ऑफ सिमेट्री, इट फॉलोज म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। म्यूचुअल एक्सक्लूशन प्रिंसिपल पढ़ाया था जब IR रमन भी पढ़ाया होगा कि जो मोड IR एक्टिव होती हैं वो रमन इनएक्टिव होंगी और जो रमन इनएक्टिव होंगी वो IR एक्टिव होंगी। ठीक है, जब मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री यानी सेंटर ऑफ इन्वर्जन हो। ठीक है, इसमें सेंटर ऑफ इन्वर्जन था ही ऑब्वियसली, N2F2 में I तो था ही ना। अब देखो अब हमारे से लास्ट क्या पूछ रहा है कि परपेंडिकुलर पैरेलल वाइब्रेशन, और बता दो कि पैरेलल वाइब्रेशन कौन कौन सी हैं, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कौन कौन सी हैं, ये भी बता देते हैं। चलो इसे पेन चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखो अब हमारी पास AG AU और BU है। ठीक है, तो पैरेलल वाइब्रेशन मेरी कौन कौन सी, AG AU और BU में से बस वही देख लेते हैं करेक्ट टेबल से। AG मेरी पैरेलल वाइब्रेशन मेरा क्या बताता है, प्रिंसिपल एक्सिस। AG विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस सिमेट्रिक है, AU भी सिमेट्रिक है, B वाली एंटी सिमेट्रिक है। तो मेरी जो 3AG प्लस AU ये पैरेलल वाइब्रेशन है और 2BU इज मेरी परपेंडिकुलर वाइब्रेशन है, क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस के एंटी सिमेट्रिक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के सिमेट्रिक है। तो पैरेलल वाइब्रेशन कितनी आ गई 4, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन कितनी आ गई 2। इसके अलावा एक चीज बचती है हमारे पास कि इन प्लेन वाइब्रेशन और आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशंस, आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशंस। तो आपको पता है ये सिग्मा एच से देखते हैं तो AG AU BG में तो पता चल रहा है सिग्मा एच से देखेंगे तो बेसिकली सिग्मा एच से लो आ जाओ, AG AU BU ही तो है हमारे पास। सिग्मा एच से AG सिग्मा एच की सिमेट्रिक है, AU एंटी सिमेट्रिक है, BU सिमेट्रिक है, BG और AU आर एंटी सिमेट्रिक, अदरवाइज BG and AU, BG and AU। देखो इन प्लेन कौन कौन सी हैं जो सिमेट्रिक हैं, वो है 3AG प्लस 2BU, 3AG प्लस 2BU, और ये एंटी सिमेट्रिक है ओनली AU। तो कितनी 5 इन प्लेन वाइब्रेशन है और जबकि 1 आउट ऑफ द प्लेन वाइब्रेशन दैट इज AU। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको सब कुछ बता दिया मैंने, जो अभी तक पढ़ाया था उसका सारा निचोड़ एक क्वेश्चन में आ गया है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझें, बार बार देखें इसको, मैंने कैसे कब कहाँ क्या किया उसको आप रिपीट करके देखें। बार बार बताने का यही मतलब है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास होती है तो उसमें तो दोबारा बता दो, ऑनलाइन का यही फायदा है, बैक करके दोबारा से समझना स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो ये सब आएगा इसमें। आओ अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो हमेशा याद रखो क्वेश्चन, अगर कभी वो पूछ ले कि जैसे मेरे पास C2H है, इसमें क्या होता है मेरे पास AG BG AU BU, इस टाइप की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो विच इज मोस्ट लाइकली, विच पेयर इज मोस्ट लाइकली टू शो रमन एक्टिविटी, ऐसा कुछ पूछ ले, मोस्ट लाइकली टू शो रमन एक्टिविटी शो करने का, और ऑप्शन दे दे AG BG AU BG C AG BU D इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ऐसे लिख दे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्या ऐसे पता लगा सकते हैं? नहीं, देखो पता कर सकते भाई। देखो जो मोड्स में मेरा G होगा वो मोस्ट लाइकली होंगी कि वो रमन एक्टिव हो, और जिनमें U होगा वो मोस्ट प्रोबेबली IR एक्टिव हो। तो रमन एक्टिव का पूछा है तो GG वाला BG AG हो सकता है रमन एक्टिव, पॉसिबली मोस्ट पॉसिबल यही होता है। ठीक है, तो यहां से बता सकते हैं कि G वाला मेरा मोस्टली रमन एक्टिव होने के चांसेस होते हैं, U वाला IR एक्टिव होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये होगी। आओ और आ जाओ,
देखो कभी कभी वो डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन करके पूछवा देता है कि ये कौन सा है। देखो वो बोलते हैं कि, तो आपको दिख रहा होगा दिस इज सिमेट्रिक स्ट्रेच, बोल दे कि ये किसको, कौन सी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है, कि ये डायग्राम कौन सी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन कर रहा है H2O की। तो H2O में C2 पॉइंट ग्रुप होता है, तो इसमें E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ। आपको एक चीज दिख रही होगी, इट इज सिमेट्रिकल स्ट्रेच, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल ही स्ट्रेच है, ठीक है। तो अगर E लगाएंगे तो 1, C2 लगाएंगे तो ऑलमोस्ट दोनों सेम वहीं आ जाएगा, सिग्मा XZ लगाएंगे तो सिमिलर रहेगा मॉलिक्यूल, YZ लगाएंगे तो 1। ऑब्वियसली ये A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिर्फ सिमेट्रिकल स्ट्रेच A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। A1 B1 A2 B2 को ऑप्शन में दे दे, A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, B1 को, A2 को, B2 को, कौन सा को, तो A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर वो दे दे ऐसा है कि कोई मॉलिक्यूल ऐसा था मेरे पास और उसमें स्ट्रेचिंग के बाद वो कुछ ऐसा हो गया, तो आपको पता चल रहा है ये अनसिमेट्रिकल स्ट्रेच को बता रहा है, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेच को। तो C2B में इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगी, E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ। ये भी अगला क्वेश्चन मान लो। तो देखो E तो अनचेंज रहेगा, C2 इसको ऑब्वियसली देखो C2 के रेस्पेक्ट में क्या ये चेंज हो रहा है, C2 के रेस्पेक्ट में क्या ये चेंज हो रहा है, ऑब्वियसली क्योंकि एक साइड बड़ा है एक साइड छोटा है तो निगेटिव। सिग्मा XZ के रेस्पेक्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। और सिग्मा YZ के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। तो ये देखो क्योंकि XZ तो मॉलिक्यूल वाला प्लेन वाला है, उसमें तो कोई चेंज आने का नहीं, XZ में तो कोई चेंज आएगा नहीं, YZ जो यहां से निकलेगा उसमें चेंज आएगा, ऑब्वियसली इसका रिफ्लेक्शन बड़ा मिलेगा। तो ये B1 को बता रहा है, ठीक है। तो B1 को बता रहा है, तो ये वाली स्ट्रेचिंग फ्रीक्वेंसी जो है वो किसको बता रही है, B1 रिप्रेजेंटेशन को। क्वेश्चन और पूछ ले वो कि कोई मेरा मॉलिक्यूल है HOH, इस तरीके से वो ट्विस्ट हो रहा है तो, और वो ऐसे हो जाता है, तो देखो ये सिमेट्रिकल, इसको वो बोलते हैं ना, मैंने बताया था ट्विस्टिंग बेंडिंग, बेसिकली ये सिमेट्रिकल बेंडिंग है। तो देखो सिमेट्रिकल बेंडिंग है, तो सिमेट्रिकल बेंडिंग है तो E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ। जब सिमेट्रिकल बेंडिंग है तो सब जगह 1 1 आएगा, ऐसे ही समझ सकते हैं C2B का, ठीक है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, A1, तो ये भी मेरा A1 को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको देख रहा है ना, ये 2A1 प्लस P1, यही तो वाइब्रेशन मोड्स आ गई H2O मॉलिक्यूल की। H2O में 3 वाइब्रेशनल मोड्स होती हैं, आ गई ना, वो यही होती हैं, अनसिमेट्रिकल स्ट्रेच और ये बस सब, ठीक है। समझ सकते हैं। अब इसमें कौन कौन सी IR एक्टिव है, कौन कौन सी रमन एक्टिव है, वो सब पढ़ा दिया है, वो आपका काम है। सेम NH3 में भी पूछ सकता है, NH3 में NH3 में पूछ ले कि NHHH, इस तरीके से तीनों को खींच दिया तो ये तीनों को सिमेट्रिकल स्ट्रेच है। मतलब बेसिकली एरो पे ध्यान देना आपको, H H H, अभी यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे यहाँ ऐसे, तो सिमेट्रिकल स्ट्रेच है, डेफिनेटली A1 होगा ये, ठीक है। अब देखो अनसिमेट्रिकल स्ट्रेच और कैसी हो सकती है, H H H या N H H H। तो इसमें क्या हो, एक नीचे आए 2 ऊपर, ठीक है, ये दोनों ऊपर, ठीक है, एक नीचे आए ये दोनों ऊपर, या फिर ये ऊपर जाए 2 नीचे आए। तो देखो ये एक ही बात तो बताएंगे, एक ही ऑलमोस्ट सिमिलर ही बात बताएंगे, ठीक है। तो इनको हम E से डिनोट कर देते हैं, E से डिनोट कर देते हैं। सिमिलरली अगर दोस्त, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल हैं, इसी तरीके से उसका होता है कि ये तीनों के तीनों इधर बेंट हो रहे हों, तीनों के तीनों इधर बेंट हो रहे हो, तो ये भी तो E को ही बताएंगे। ये छोड़ दो, ये बहुत ऐसी बात है क्योंकि ये दोनों आइडेंटिकल है ना, या तो इधर घूम रहे हो इधर, तीनों के तीनों एक साइड जा रहे हो, तो ये भी E को बताएंगे, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन तो मुझे नहीं लगता आएंगे, पर ये याद रख लेना सिमेट्रिकल और एंटी सिमेट्रिकल वाली स्ट्रेच के, ठीक है। आओ अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, दैट इज इलेक्ट्रिकली अलाउड ट्रांजिशंस अकॉर्डिंग टू द ग्रुप थ्योरी। इलेक्ट्रिकली अलाउड ट्रांजिशंस अकॉर्डिंग टू द ग्रुप थ्योरी। बेसिकली यूवी पढ़ेंगे, अभी तक IR और रमन पढ़ रहे थे, अब यूवी पढ़ेंगे हम ग्रुप थ्योरी से, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, देखो अपना नेक्स्ट टॉपिक अपना, जिसका नाम है इलेक्ट्रिकली अलाउड ट्रांजिशंस अकॉर्डिंग टू द ग्रुप थ्योरी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। और इसकी मजे की बात है, एक क्वेश्चन इससे तो जो आप सेमेस्टर में पढ़ते हैं ना, मास्टर्स में MSc में, वो पक्का आता है, फॉर्मेल्डिहाइड वाला क्वेश्चन, वो भी करा दूंगा भाई, वो फेमस क्वेश्चन है, वो आप कहीं भी पढ़ रहा हूँ, वो फॉर्मेल्डिहाइड वाला क्वेश्चन जरूर आता है ग्रुप थ्योरी में, ठीक है।
और साल्क की बात है, सिमेट्री एडेप्टिव लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। साल्क नेट गेट के सिलेबस में नहीं पूछा जाता जनरली, वो सेमेस्टर के सिलेबस में है, तो उसको आप कॉटन वगैरह से पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये नेट गेट में तो ज़्यादा आता नहीं, नेट गेट के लेवल तक का ही हमारा बेसिकली कराना है। ठीक है, अगर कोई साल्क में दिक्कत हो तो वो पर्सनली मुझसे कॉन्टैक्ट करके पूछ ले। ठीक है, आओ देखो, इलेक्ट्रिकली अलाउड ट्रांजिशंस, बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी जब मैंने पढ़ाई थी, स्टार्ट करी होगी, अलग से पढ़ाई थी, तब मैंने बताया था ये क्वांटम की एप्लीकेशन है स्पेक्ट्रोस्कोपी एक्चुअल में। तो अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स, बेसिकली मैकेनिक्स, अगर मुझे किसी का भी इलेक्ट्रॉनिकली अलाउड देखना है, ये ट्रांजिशंस is said to be allowed on the basis of transition momentum integral, transition moment इंटीग्रल। तो देखो भैया, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, जिसको हम आई से डिनोट कर देंगे, इसके बेसिस पर पता चलता है कि मेरी कोई भी ट्रांजिशन अलाउड होगी या फॉरबिडन होगी। आप कहोगे सर ये आई क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स ने इतना तो बता दिया। देखो, आई होता है मेरा इंटीग्रल ऑफ वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इनटू म्यू डाइपोल मोमेंट वेक्टर वेव फंक्शन ऑफ एक्साइटेड स्टेट डी टाउ दिस। अब देखो, इसमें सबकी वैल्यू लिखूंगा। आई इज ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, ये तो पता चली गया, ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल है बेसिकली। ठीक है, अगर देखो आई मेरा 0 के इक्वल है तो फॉरबिडन ट्रांजिशन होगी, मेरी जो ट्रांजिशन है वो फॉरबिडन होगी। आई नॉट इक्वल्स टू 0 है तो अलाउड होगी, मेरी ट्रांजिशन होगी अलाउड ट्रांजिशन होगी, अदरवाइज फॉरबिडन ट्रांजिशन। ठीक है, आई ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल, दिस इज वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट, वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट, वेव फंक्शन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, डाइपोल मोमेंट वेक्टर। आपको पता है कि जब भी कोई ट्रांजिशन होगी तो उसके डाइपोल मोमेंट में चेंज आना चाहिए। ठीक है, यहां लिखो, फॉर अलाउड ट्रांजिशन, ये जो अलाउड होगी ना ट्रांजिशन, फॉर अलाउड ट्रांजिशन, जो ये डाइपोल मोमेंट मस्ट बी चेंज्ड, डाइपोल मोमेंट मस्ट बी चेंज्ड। ये जो म्यू है ना, ये जरूर चेंज होना चाहिए, तभी मेरी ट्रांजिशन अलाउड होगी, तभी मेरी ट्रांजिशन क्या होगी, अलाउड होगी। और ये म्यू क्या होता है, Q इंटू आर होता है। आर मैंने बताया, आर मेरा पोजीशन वेक्टर होता है, जिसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप से डिनोट करते हैं, ये सब आपको पता है। ठीक है, अब आपको क्या नहीं पता, अब आगे चलते हैं। देखो, अब ये जो पोजीशन वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप टाइप ऑफ रोटर्स, अच्छा ठीक है। तो देखो, इसको ही ब्रेक कर लेते हैं कि ये म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर और r इज इक्वल टू एक्स आई कैप आर वेक्टर प्लस वाई जे कैप है प्लस जेड के कैप। ठीक है, अगर मैं r का स्क्वायर लिखूं तो वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है आई जे के क्या है, मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं, आप पढ़ते हुए आए होंगे। सिमिलरली आई को मैं ब्रेक कर सकता हूं, आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड कंपोनेंट में। आई पता है ना आपको क्या है, ये है मेरा ट्रांजिशन मोमेंट इंटीग्रल। तो उसी तरीके से आई एक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरा फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट और म्यू का एक्स कंपोनेंट और फंक्शन ऑफ एक्साइटेड स्टेट और डी टाउ। सिमिलरली आई वाई हो जाएगा मेरा फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट म्यू वाई फंक्शन ऑफ एक्साइटेड स्टेट डी टाउ। सिमिलरली आई जेड या जी हो जाएगा फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट जेड कंपोनेंट ऑफ
जेड कंपोनेंट ऑफ एंगुलर डाइपोल मोमेंट, एक्साइटेड स्टेट डीटा। देखो अब ट्रांजिशन के अलाउड होने के लिए इनमें से किसी भी एक का नॉन जीरो होना जरूरी है। इफ एनी वन ऑफ देम विल बी नॉन जीरो देन ट्रांजिशन इज अलाउड। तो ट्रांजिशन क्या हो जाएगी, इज अलाउड। कोई भी एक ही नॉन जीरो हो गया, मेरी ट्रांजिशन अलाउड हो जाएगी। ठीक है, जैसे चलो एक एग्जांपल समझ लेते हैं। देखो कि मैंने मान लिया C2B पॉइंट ग्रुप है मेरा, और इसकी जो इसमें कोई ग्राउंड A1 से A2 मेरी ट्रांजिशन हो रही है। तो ग्राउंड स्टेट A1 है मैंने मान लिया, और एक्साइटेड स्टेट कुछ A2 है। ठीक है, तो IX कंपोनेंट में क्या होगा, वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट इंटू म्यू एक्स कंपोनेंट और वेव फंक्शन ऑफ एक्साइटेड स्टेट, ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है। सिमिलरली IY वेव फंक्शन ऑफ ग्राउंड स्टेट, म्यू वाई वेव फंक्शन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। सिमिलरली IZ ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन, म्यू जेड और एक्साइटेड स्टेट का वेव फंक्शन। देखो अब जब मेरा इसको मैं चेंज करूंगा ना, तो देखो x कंपोनेंट का जो मेरा मोमेंटम होगा, सॉरी डाइपोल मोमेंट होगा, वो मुझे x से मिलेगा। तो ये जो ग्राउंड स्टेट का वेव फंक्शन है, इसकी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन देख लो। मान लिया A1 है ग्राउंड स्टेट की, तो ये हो जाएगी रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राउंड स्टेट इनटू x कंपोनेंट और रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्साइटेड स्टेट। तो ग्राउंड स्टेट की रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन A1 है। x किस में आता है, आपको याद होगा C2B में x कंपोनेंट क्या होता है, C2B की पॉइंट ग्रुप। वो देखो C2B की कैरेक्टर टेबल देखो, C2B की कैरेक्टर टेबल जब देखते हैं तो x आता है B1 के सामने। तो फॉर C2B x की वैल्यू है B1 के इक्वल, y की वैल्यू है, y किसके सामने आता है B2 के, और z किसके सामने आता है A1 के। तो x मेरा जो है वो इक्वल है B1 के। ये कैरेक्टर टेबल से आया, देखो मैं दिखा देता हूं कहीं C2B की कैरेक्टर टेबल कहाँ है, आजा भाई। देखो यहाँ रही, ये भी C2B कैरेक्टर टेबल। तो x जो x कंपोनेंट है जो डाइपोल मोमेंट का, बस वो इसे x से ही देखना है। ये x B1 के सामने आ रहा है, तो x कंपोनेंट का जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है वो B1 है, y कंपोनेंट का इसी तरीके से B2 हो गया, और z कंपोनेंट का A1 हो गया। ठीक है, तो बस यही वहां यूज करना है। ठीक है, तो x कंपोनेंट का B1 है, एक्साइटेड स्टेट क्या है A2। इन तीनों का क्रॉस प्रोडक्ट देख लो क्या आ रहा है। मान लिया A1 इंटू B1 इंटू A2। अब सॉरी, इन तीनों की मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखो यहां जगह बनाओ। देखो A1 क्या होता है मेरा 1 1 1 1। ठीक है, A2 क्या होगा 1 1 -1 -1। B1 क्या होगा 1 -1 1 -1। B2 क्या होगा 1 -1 -1 1। ठीक है, तो देखो ये C2B के लिए है EC2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ। ठीक है, देखो अब देखो सिंपल सा देखो कि A1 जो है मेरा वो तो 1 1 है, उसके मल्टीप्लाई से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो B1 और A2 की मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। B1 की A2 से, तो मतलब 1 × 1, तो इज इक्वल टू 1 1 × -1 इक्वल टू -1, इसको -1 और इसका +1। तो A2 × B1 कितना आ गया 1 -1 जो कि B2 के इक्वल है। तो A2 × B1 जो आएगा वो B2 के इक्वल आएगा। ठीक है, तो A1 × B2। ठीक है, A1 × B2, B2 क्या है तो आएगा A2 × B1 ठीक है, तो मान लिया ये आ गया, और A1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो B2 से, तो B2 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही यहां कुछ आएगा। अगर इनका यहां जो आ रहा है ये जो B2 आया, ये अगर प्रोडक्ट या वैल्यू ऑफ IX, इफ वैल्यू ऑफ IX IY और IZ इज टोटल सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, टोटल सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन है, मतलब A1 आता है। अगर इन सब की मल्टीप्लाई कर A1 आ जाए तो मेरी ट्रांजिशन क्या होगी, अलाउड होगी। तो मेरी ट्रांजिशन क्या होगी, अलाउड होगी, अदरवाइज नॉट अलाउड, अदरवाइज नॉट अलाउड, अदरवाइज नॉट अलाउड।
नॉट अलाउड। तो मुझे क्या पता चला कि मैं इनके तीनों के जो रिप्रेजेंटेशन आएंगे इरिड्यूसिबल, उनको मल्टीप्लाई करके देख लूंगा, बस मुझे टोटल सिमेट्रिक लाना है। अगर टोटल सिमेट्रिक एक का भी आ गया तो मेरी रिप्रेजेंटेशन अलाउड है। इफ वैल्यू ऑफ एक्स वाई इफ वैल्यू ऑफ एनी ऑफ एक्स वाई एक्स आई वाई जेड में से किसी की वैल्यू भी अगर टोटल सिमेट्रिक मानी A1 आ गई तो मेरी ट्रांजिशन अलाउड हो जाएगी, अदरवाइज नॉट अलाउड। ठीक है, आगे बात समझ में। ट्रांजिशन अलाउड और नॉट अलाउड देखने का वो आ गया। या तो ये आई की वैल्यू जीरो नॉन जीरो, मतलब इनमें से किसी की वैल्यू भी नॉन जीरो आ जाए, म्यू एक्स म्यू बाई म्यू जेड। नॉन जीरो वैल्यू तब आएगी जब मेरी इनकी मल्टीप्लीकेशन कितने आए, टोटल सिमेट्रिक आए। टोटल सिमेट्रिक मतलब क्या होती है, टोटल सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मतलब होती है A1, मतलब हर एक के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, हर एक के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिक, दैट इज टोटल सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं हम A1 को। अगर A1 आती है तो मेरी ट्रांजिशन अलाउड है। ठीक है, अब देखो इसमें एक एग्जांपल होता है फॉर्मेल्डिहाइड का, इसकी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बोल लो या यूवी बोल लो, यूवी स्पेक्ट्रो बोल लो, या ट्रांजिशन बोल लो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टडी कर लो, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन स्टडी अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी। ठीक, ये एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि इसमें देखते हैं कि हमारी कौन कौन सी ट्रांजिशन अलाउड होंगी, कौन कौन सी नहीं होंगी। देखो फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल कैसा होता है, C डबल बॉन्ड O H। तो देखो ये होता है फॉर्मेल्डिहाइड का मॉलिक्यूल्स। तो देखो इसमें क्या क्या कौन कौन से ऑर्बिटल होते हैं जनरली, तो सिग्मा ऑर्बिटल होंगे इसके, ठीक है, जैसे पाई होंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल हो सकते हैं इसमें, देखो सबसे कम एनर्जी वाले सिग्मा होंगे, फिर पाई होंगे, फिर नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगा, फिर पाई स्टार होगा, नॉन बॉन्डिंग, फिर पाई स्टार होगा, और सबसे ऊपर सिग्मा स्टार होगा। यही तो होते हैं एक एल्डिहाइड के ऑर्बिटल्स। ठीक है, एल्डिहाइड के ऑर्बिटल यही होते हैं। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इसके, 2 बेसिकली इसमें, 1 2 3 4 5 6, जनरली ग्राउंड स्टेट ये होती है। देखो अब हमें सिग्मा पाई एन पाई स्टार और सिग्मा स्टार इन सब की इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालनी है। जैसे मैं सबसे पहले बोलूं कि अगर मैं पाई ऑर्बिटल की बात करूं, तो इसकी इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कौन सी होगी। तो देखो पाई ऑर्बिटल कुछ ऐसा होगा, ऐसे कुछ होगा बेसिकली, समझ लो। ठीक है, या मतलब इस तरीके से समझ सकते हैं, निगेटिव, इसको निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव H और H। तो ये देखो एक्चुअल में ये निकाल के देखने वाला वही है कि पाई ऑर्बिटल, इसको C2V पॉइंट ग्रुप होता है, H2 होगा EC2Z, सिग्मा XZ और सिग्मा YZ। तो निकालो पाई ऑर्बिटल के लिए रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, अगर हम निकालें इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन फॉर पाई ऑर्बिटल, तो वो क्या आएगी, देखो वो क्या आएगी, अच्छा देखो निकालो, ई से तो अनचेंज रहेगा, C2 लगेगा, जब इसमें C2 लगेगा, देखो अब C2B पॉइंट ग्रुप होता है इसका, तो ये बेसिकली एक प्लेन में होता है, C2B C के और C की साइड से यहाँ से C2 होती है, इसमें यहाँ से C2 होगी, तो ये पॉजिटिव निगेटिव को चेंज कर देगी लॉब्स को, तो 1 -1 सिग्मा एक्जेक्ट प्लेन का मॉलिक्यूल होगा, जो प्लेन में पड़ा होगा, जो सारों को कंटेन कर रहा होगा, तो वो तो चेंज करेगा नहीं, और ये कर देगा। तो ये कौन सी रिप्रेजेंटेशन बनी, आप खुद सोचो। 1 मतलब 1 डायमेंशनल A और B में से, एंटी सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू प्रिंसिपल एक्सिस मतलब B होगी, और सिमेट्रिक विद रेस्पेक्ट टू सिग्मा एक्जेक्ट, तो ये मेरी B1 बनी। तो जो मेरी पाई ऑर्बिटल है एक्चुअल में वो B1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली सिग्मा ऑर्बिटल्स देख लो, सिग्मा पाई स्टार देख लो, पाई स्टार, एक्चुअली पाई स्टार तो सेम ही होगा, B1 ही होगा। पाई स्टार के देख लो, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पाई स्टार ऑर्बिटल्स, तो देखो CO है, पाई स्टार में क्या होगा ये, ठीक है। तो पाई स्टार ऑर्बिटल वाली जो मेरी रिप्रेजेंटेशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, वो होगी कुछ इस तरीके से होगा ना, पाई स्टार C डबल बॉन्ड O, पाई स्टार कुछ ऐसे होंगे, ठीक है,
नेगेटिव नेगेटिव, ये पाई होंगे तो उनके अपोजिट में पाई स्टार होंगे, ठीक है। तो देखो वो क्या बनेगा, वो भी 1 -1 1 -1, दैट इज ऑल्सो हमारी B1 रिप्रेजेंटेशन, ये भी हमारी क्या बनेगी B1, तो पाई स्टार भी मेरी B1 बन गई। अब सिग्मा देख लो, सिग्मा कुछ इस तरीके से होंगे, C नेगेटिव बड़ा सा पॉजिटिव, O का थोड़ा सा नेगेटिव, ये कुछ मेरा होगा सिग्मा ऑर्बिटल। अब देखो सिग्मा देख लो, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्मा, तो अगर मैं इसमें C2 लगाऊं तो कोई चेंज, सॉरी E लगाऊं तो कोई चेंज नहीं, C2 लगाऊंगा तो भी कोई चेंज नहीं, सिग्मा XZ लगाऊंगा तो भी कोई चेंज नहीं, और सिग्मा YZ लगाऊंगा तो भी कोई चेंज नहीं, कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये जो सिग्मा होगा वो मेरा A1 को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब टोटली सिमेट्रिक। इसी तरीके से सिग्मा स्टार की बात करूं मैं, तो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल कुछ इस तरीके से होंगे, CH, इसमें क्या होगा, बड़ा सा नेगेटिव होगा, छोटा सा पॉजिटिव होगा, बड़ा सा नेगेटिव होगा, लॉब्स, और यहाँ O होगी, ठीक है, O बॉन्ड। तो ये भी सेम ही रिप्रेजेंटेशन को शो करेंगे, सिग्मा स्टार की भी भाई सेम ही हो जाएगी, तो ये भी सिग्मा स्टार भी A1 को शो करेंगे। N की देख लो, N क्या किसको शो करेंगे, N नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं। N कौन से ऑर्बिटल्स होते हैं, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, CO, ये समझ लो जैसे जिनमें लोन पेयर पड़ा है, ये अबव द प्लेन हो गया, मान लो अबव द प्लेन है ये पॉजिटिव, और बिलो द प्लेन है इसका नेगेटिव, ठीक है। तो N इसमें लगाओ सारे, तो अगर मैं इसकी सिमेट्रिक देखूं, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन ऑफ N ऑर्बिटल, मतलब N नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, तो E तो कोई चेंज नहीं करेगा, ठीक है। C2 क्या इसको चेंज कर देगा, भाई ऑब्वियसली C2 इसको चेंज कर देगा। सिग्मा XZ देखो ये इन प्लेन वाले में नहीं है, प्लेन से अबव द प्लेन और बिलो द प्लेन है, तो जो प्लेन वाला मेरा, जो प्लेन को कंटेन कर रहा है मेरा मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल को कंटेन करने वाला प्लेन है, मॉलिक्यूल को कंटेन करने वाला प्लेन है, ये इसको पक्का चेंज कर देगा। मॉलिक्यूल को कंटेन करने वाला प्लेन, ये मॉलिक्यूल के बीच से काट रहा है तो लोन पेयर को डिवाइड कर रहा है, ये इसको सिमेट्रिक में कन्वर्ट करेगा, तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आ गई वो आएगी मेरी B2, तो N की रिप्रेजेंटेशन आ गई मेरी B2। तो ये सब रिप्रेजेंटेशन आपको अलग अलग निकाल के दिखानी पड़ेंगी, तब अगर मेरा क्वेश्चन मास्टर्स के रिटन एग्जाम में आता है। पर अगर रिटन में नहीं आता है तो डायरेक्टली ये याद भी होनी चाहिए फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, एटलीस्ट सिग्मा और सिग्मा स्टार A1, पाई और पाई स्टार B1 और N नॉन बॉन्डिंग B2, ठीक है। तो आ जाओ, सिग्मा पाई N पाई स्टार सिग्मा स्टार, दिस इज A1 B1 B2 B1 और A1, इन सब के लिए 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं फॉर्मेल्डिहाइड के वैलेंस शेल में, ठीक है। तो देखो 6 इलेक्ट्रॉन, मतलब ग्राउंड स्टेट की अगर मैं बात करूं तो क्या हो गया, सिग्मा स्क्वायर पाई स्क्वायर इंटू N स्क्वायर, तो डेट इज इक्वल्स टू A1 का स्क्वायर, B1 का स्क्वायर और B2 का स्क्वायर। किसी भी ये याद रखना, किसी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का स्क्वायर उसी से मल्टीप्लाई हो रही हो, अगर किसी भी इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन का स्क्वायर हो रहा हो तो वो हमेशा क्या आएगा, A1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये A1 का A1 इंटू A1 और A1 की मल्टीप्लाई होगी A2, तो ग्राउंड स्टेट जो आ गई वो आ गई मेरी A1 फॉर्मेल्डिहाइड के लिए, याद रखेंगे, ठीक है। क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लो, बाकी आप अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है। यहाँ लिख दें C2V के A1 A2 B1 B2, क्योंकि C2V E C2 सिग्मा XZ सिग्मा YZ 1 1 1 1 1 1 -1 -1 1 1 -1 1 -1 1 -1 -1 ठीक है। B1 से मल्टीप्लाई करो तो 1 का स्क्वायर 1 -1 का स्क्वायर B प्लस 1 1 का स्क्वायर B 1 और -1 का स्क्वायर B प्लस 1, तो ये A1 बन जाएगी ना, सिंपल सी बात है। अब मुझे ट्रांजिशंस को समझना है। देखो अब मेरे फॉर्मेल्डिहाइड में 2 टाइप की ट्रांजिशंस पॉसिबल हैं, ठीक है। फर्स्ट इज N2 पाई स्टार ट्रांजिशन, N2 पाई स्टार ट्रांजिशन ये हो सकती है कि मेरा ये ग्राउंड स्टेट है, ठीक है, ये ग्राउंड स्टेट को बता रहा है। एक्साइटेड स्टेट क्या बन सकती है कि N से पाई स्टार चले जाए, मतलब सिग्मा पाई N पाई स्टार सिग्मा स्टार। तो देखो ये ऑर्बिटल हो गए सिग्मा पाई N पाई स्टार सिग्मा स्टार, तो 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 और छठा। तो देखो ये छठा इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जा सकता है,
पाई स्टार में जा सकता है, तो ये एक्साइटेड स्टेट बन गई। तो एक्साइटेड स्टेट क्या बन गई यहाँ, सिग्मा स्क्वायर पाई स्क्वायर एन इंटू पाई स्टार। अब इनके कोरस्पॉन्डिंग जो वो भी होती हैं वो लिख दो, A1 B1 B2 और B1, ठीक है, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग A1। तो ये क्या हो गया, A1 का स्क्वायर, ये हो गया B1 का स्क्वायर इंटू B2 इंटू B1। तो ये तो A1 आ जाएगा इंटू A1 आ जाएगा, ये B2 हो जाएगा, ये B1 आ जाएगा। तो वो ऑब्वियसली A1 इंटू B2 इंटू B1। तो B2 इंटू V1 क्या होता है, देखो B2 इंटू V1, V2 इंटू V1, तो इन दोनों के मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस का 1 माइनस का 1 माइनस का 1 दैट इज इक्वल टू A2। तो B1 इंटू V2 होता है मेरा A2। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, A2 के। A1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो A2 है। तो एक्साइटेड स्टेट होगी मेरी A2, ग्राउंड स्टेट होगी मेरी A2, ग्राउंड स्टेट होगी मेरी A1। अब मुझे क्या देखनी है, ट्रांजिशन। तो देखो ट्रांजिशन 3 होंगी मेरे पास, 3 देख सकता हूं मैं। एक तो x कंपोनेंट वाली, ठीक है, वो IX देख सकता हूं, जिसमें क्या होगा, ग्राउंड स्टेट, ठीक है, म्यू x, और एक्साइटेड स्टेट मतलब ग्राउंड स्टेट मेरी क्या है, A1, इनका प्रोडक्ट देखना है, A1 इंटू x कंपोनेंट इंटू एक्साइटेड स्टेट दैट इज A2। तो x किसके सामने आता है, देखो C2b की पॉइंट टेबल में x को रिप्रेजेंट करने वाली जो होता है था वो मेरा है B1, ये x को रिप्रेजेंट करता है, ये y को, और z को करता है मेरा A1, z को करता है मेरा A1। तो ये सब पता होना चाहिए। तो x को रिप्रेजेंट करना B1, तो A1 इंटू B1 इंटू A2, B1 इंटू A2, तो ये जो भी होगा, ये जो मल्टीप्लाई करके आएगा दैट इज आएगा A2। सिमिलरली y देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट A1, बाई कंपोनेंट और A2 एक्साइटेड स्टेट, दिस इज ग्राउंड स्टेट, दिस इज म्यू y कंपोनेंट और दिस इज एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो A1 इंटू बाई के लिए क्या है, B2 इंटू A2, तो A1 इंटू V2 इंटू A2 दैट इज इक्वल टू B1। सिमिलरली IZ दैट इज इक्वल टू A1 इंटू Z का कंपोनेंट इंटू A2 दैट इज इक्वल टू A1 इंटू Z के इसके कंपोनेंट है A1 इंटू A2, ये आ गया मेरा A2 के इक्वल। तो देखो A2 B1 B2 जितने भी तीनों कंपोनेंट आए, कोई भी टोटल सिमेट्रिक नहीं आया, कोई भी टोटल सिमेट्रिक नहीं आया, तो मैं कह सकता हूं फॉरबिडन, दिस ट्रांजिशन इज फॉरबिडन, ट्रांजिशन फॉरबिडन, और कह सकते हैं नॉट अलाउड, और कह सकते हैं नॉट अलाउड। ये ट्रांजिशन अलाउड नहीं होगी, एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन नॉट अलाउड है, या कह सकते हैं फॉरबिडन है। और क्या ट्रांजिशन हो सकती है, आओ देखते हैं। इसमें हो सकती है दूसरी टाइप की ट्रांजिशन, दैट इज पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन। यही पूछता है कि सो दैट इन ए फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल्स एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन इज forbidden and pi to pi star transition is allowed। शो करो ग्रुप थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो बस यही है। तो पाई सो पाई स्टार, तो सबसे पहले तो ग्राउंड स्टेट हमारे पास ये है ही, सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार, ये A1 B1 B2 B1 B2 B1 A1, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ग्राउंड स्टेट जो आ रही है वो मेरी A1 आ रखी है, आपको पता ही है। एक्साइटेड स्टेट देखते हैं, क्योंकि पाई स्टार में जाना है, सिग्मा पाई एन पाई स्टार सिग्मा स्टार सिग्मा स्टार, ठीक है। तो देखो 1 2 3 4 5, तो जो छठा इलेक्ट्रॉन पाई से है वो इस बार पाई वाला जाएगा पाई स्टार में, यहां से यहां गया है, ठीक है। तो समझ सकते हो आप। अब इसकी जो एक्साइटेड स्टेट होगी वो बनेगी मेरी सिग्मा स्क्वायर इंटू पाई इंटू एन स्क्वायर इंटू पाई स्टार, ठीक है। तो ये आ जाएगा A1 का स्क्वायर इंटू B1 इंटू N2 की वैल्यू यानी B2 का स्क्वायर
इंटू पाई स्टार दैट इज ऑल्सो B1, तो A1 का स्क्वायर इंटू B1 का स्क्वायर ही बन जाएगा और B2 का स्क्वायर, तो इट इज ऑलमोस्ट A1। तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट भी A1 है। अब भाई इसमें 3 ट्रांजिशन देखेंगे, वही क्या, सबसे पहले IX में देखेंगे तो ग्राउंड स्टेट क्या है मेरी, A1 इंटू X इंटू A1, इस बार ग्राउंड स्टेट X कंपोनेंट और ये एक्साइटेड स्टेट, ठीक है। तो दिस इज इक्वल्स टू A1 इंटू एक्स कंपोनेंट क्या होता था B1, एक्स कंपोनेंट शायद B1 ही था, हाँ देखना एक्स कंपोनेंट कौन सा था, B1, हाँ एक्स कंपोनेंट B1 इंटू A1 दैट इज इक्वल्स टू B1, बाई कंपोनेंट क्या था मेरा, A1 इंटू वाई इंटू A1 दैट इज इक्वल्स टू A1 इंटू B2 इंटू A1 इज इक्वल्स टू B2, आई जेड कंपोनेंट इज A1 इंटू Z इंटू A1, Z इज A1 होता था, A1 इंटू A1 इंटू A1 दैट इज इक्वल्स टू A1। देखो टोटल सिमेट्रिक, टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मिल गई मुझे, बस यही तो चाहिए थी, टोटली सिमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन मिल गई मुझे, और यह मेरी क्या हो जाएगी, अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगी, अलाउड ट्रांजिशन हो जाएगी। तो हम कह सकते हैं N2 पाई स्टार इज फॉरबिडन व्हाइल पाई टू पाई स्टार इज अलाउड ट्रांजिशन, अलाउड ट्रांजिशन। गॉट इट, हाँ हो गया। देखो ये पूरा क्वेश्चन यहां तक सोल्व करोगे बहुत अच्छे नंबर का आता है, ठीक है एग्जाम में। आओ ठीक है, तो ये हो गया मेरा बेसिकली इलेक्ट्रॉनिकली अलाउड ट्रांजिशन मैं किस तरीके से देखता हूं। देखो अब इसकी शॉर्ट ट्रिक बताता हूं। शॉर्ट ट्रिक जब एग्जाम में आ जाए, शॉर्ट ट्रिक क्या है, देखो शॉर्ट ट्रिक ये है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉनिकली अलाउड ट्रांजिशंस होते हैं वो ट्रांसफॉर्म इनटू एक्स वाई जेड इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये समझो कि जिन रिप्रेजेंटेशन में एक्स वाई जेड आए उनमें ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। समझो ऐसे कैसे कि अगर मेरा जैसे ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट, मान लिया इसका कुछ A1 गिवन है और इसका कुछ गिवन है A2, इन दोनों का जो भी है उसको मल्टीप्लाई करो, A1 इंटू A2, या मान लिया A2 आ गया, और जो ये A2 आया, जो आंसर आया है उसमें चेक करो कि A2 में एक्स वाई जेड का कोई कंपोनेंट है क्या। अगर एक्स वाई जेड का कोई कंपोनेंट मिलता है तो अलाउड, अदरवाइज फॉरबिडन। तो देखो जैसे मैं C2V के लिए बताता हूं, C2V के लिए कि ग्राउंड स्टेट दी उसने मेरी A2, ठीक है, और एक्साइटेड स्टेट उसने दी मेरे को क्या, उसने एक्साइटेड स्टेट दे दी मेरे को B2, और बोले कि ये अलाउड ट्रांजिशन है क्या नहीं। तो A2 इंटू B2 करो, सीधा A2 इंटू B2 करो, क्या आएगा, A2 इंटू B2, 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1 माइनस 1 माइनस 1 1, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू B1, 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1, हाँ B1। अब देखो B1 आ गया, अब B1 में कोई एक्स वाई जेड का कंपोनेंट है क्या, या देख लो कहीं B1 में एक्स वाई जेड का कंपोनेंट है, ऑब्वियसली एक्स है, जो मतलब करेक्टर टेबल में लिखे होते हैं ना, एक्स का कंपोनेंट है तो ये अलाउड है। बस इसी तरीके से हम शॉर्ट ट्रिक से ये सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। दैट्स इट, शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है आपको एग्जाम में, ठीक है। अगली बात समझ में, शॉर्ट ट्रिक यूज करनी है एग्जाम में, दैट्स इट। ओके, अगले टॉपिक पे चलते हैं। टाइप ऑफ रोटर्स अकॉर्डिंग टू ग्रुप थ्योरी। जो मैं ग्रुप थ्योरी में फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी में रोटर्स पढ़े थे 4 टाइप के। कौन कौन से रोटर्स पढ़ता हूं मैं, पहला लीनियर टॉप, या लीनियर टॉप बोल दो इसको, या रोटर्स बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। ये मैंने शायद पहले बता दिया ना, आई थिंक सो, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड इट। मेरे को ऐसा लग रहा है मैं बता चुका हूं ये।
कायरल और डाइपोल मोमेंट वाले भी बता दिए हैं मैंने। ये नहीं बताया सर, नहीं बताया सर, पता नहीं कैसे मिस हो गया। चलो अब बता देते हैं, नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ। देखो लीनियर हो सकते हैं, स्फेरिकल रोटर हो सकता है, ठीक है, एसिमेट्रिकल रोटर होता है, फोर्थ होता है मेरे पास सिमेट्रिकल रोटर। सिमेट्रिकल रोटर्स होते हैं, ठीक है। देखो 4 टाइप के रोटर होते हैं, लीनियर, स्फेरिकल, एसिमेट्रिकल एंड सिमेट्रिकल, ठीक है। तो देखो लीनियर रोटर जो होते हैं उनका पॉइंट ग्रुप क्या होता है, या तो डी इंफिनिटी एच या सी इंफिनिटी वी होगा, तो यानी ये लीनियर मॉलिक्यूल होंगे, ठीक है, ओके, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। स्फेरिकल रोटर वो होते हैं जिनकी फिक्स्ड ज्योमेट्री होती है, परफेक्ट ज्योमेट्री होती है। वो किन पॉइंट ग्रुप की होती है, आई एच आई ओ, टेट्राहेड्रल, ओ एच, ऐसे ग्रुप, ये स्फेरिकल रोटर्स में आते हैं। एसिमेट्रिकल रोटर्स वो होते हैं जिनमें प्रिंसिपल एक्सिस जो होती है मेरी n इज लेस देन इक्वल्स टू 2, 2 या 2 से कम वाली ऑर्डर की प्रिंसिपल एक्सिस होती है। जबकि सिमेट्रिकल रोटर्स वो होते हैं जिनमें Cn n इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3, 3 या 3 से बड़ी एक्सिस हो Cn की, तो वो होता है मेरा सिमेट्रिकल रोटर्स, ठीक है। ये जो मेरी Cn हो ये प्रिंसिपल एक्सिस हो, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस ऑर्डर की 3 या 3 से ज्यादा की, प्रिंसिपल एक्सिस लेस देन इक्वल्स टू 2 से ऑर्डर की, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। नाउ तो एसिमेट्रिकल रोटर्स के पॉइंट ग्रुप क्या क्या हो सकते हैं, C2b, D2h, C2h, C2, D2, D2d, ये सब क्या होंगे, एसिमेट्रिकल रोटर्स, ठीक है। सिमेट्रिकल रोटर्स क्या होंगे, C3v, D4h, D3h, ऐसे वाले, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए मॉलिक्यूल फ्रॉम ग्रुप थ्योरी। देखो ग्रुप थ्योरी से हम किसी भी मॉलिक्यूल्स की हाइब्रिडाइजेशन का भी पता लगा देते हैं। इन पे बेस्ड क्वेश्चन आते तो नहीं है, पर कभी पूछ ले तो हाँ कि हाँ पता कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक मैं वो दे देता हूँ, ठीक है। देखो इसमें कैसे निकालते हैं, इसके लिए हम वी फाइंड आउट द reducible representation of molecule या point group using hybrid orbital as the basis set, hybrid orbital as the basis set, हाइब्रिड ऑर्बिटल एज द बेसिस सेट जो होगा मेरा, वो मेरे उनको बेसिस सेट मान के रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन निकालो और मेरा क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन का पता चलने वाला है। देखो जैसे मैं C2v पॉइंट ग्रुप की बात करूं, ठीक है, C2v की बात कर लो या C3 की कर लो, C2v बहुत हो गया, C3v पॉइंट ग्रुप की बात कर लो, तो इसमें क्या होता है, E2C3 3 सिग्मा V, NH3 मॉलिक्यूल मान लो, सिंपल सी बात है, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है मुझे। तो सबसे पहले तो नंबर ऑफ अनशिफ्टेड एटम, कंट्रीब्यूशन पर एटम, ठीक है, तो भाई 4 एटम अनशिफ्टेड, 1 अनशिफ्टेड, 2 अनशिफ्टेड, कंट्रीब्यूशन पर एटम, देखो कंट्रीब्यूशन पर एटम सिर्फ 3n कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में मैंने बताया था करेक्टर होता है, अदरवाइज सब में क्या लेते हैं 1। तो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जो आ गई इसकी वो आ गई है 412, कितनी आ गई, 412। तो बेसिकली मुझे इससे मतलब है 4, ई के डायमेंशन या ई के करेक्टर से मतलब है, जो कि मेरा क्या आ गया 4 आ गया। अब ई रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी यार मेरे ये फंस जाता है बार बार, देखो हाँ ये 412। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो मेरी C3v की करेक्टर टेबल होती है, ठीक है,
E2C3 3 सिग्मा V। इसकी कैरेक्टर टेबल होती है वो लिखो, उसमें क्या होता है A1 A2 और E 1 1 1 1 2 -1 0 1 -1, यही होती है ना इसकी A1 A2 E, ठीक है, यही कैरेक्टर टेबल होती है, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या देखना है, अब इसको रिड्यूस कर लो, सिंपल सी बात है स्टैंडर्ड रिडक्शन फॉर्मूला से। तो यहां जब Na1 रिड्यूस करेंगे तो वही है 1 × 1 × 4 प्लस 1 सॉरी 2 × 1 × 1 प्लस 3 × 1 × 2 और डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ द पॉइंट ग्रुप 6। ऑर्डर C3V का ऑर्डर होता है 6, क्लास होती है 3, ठीक है। तो जो Na1 की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, Na1 की वैल्यू आ जाएगी मेरी 2, Na2 की वैल्यू निकाल लो, Na2 इज इक्वल्स टू 1 × 1 × 4 प्लस 2 × 1 × 1 प्लस 3 × -1 × 2 अपॉन में 6, ये वैल्यू आ जाएगी 0। Na2 आ गया, इसी तरीके से Ne निकाल जाएंगे, Ne की वैल्यू 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से जो मेरी ये रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन आ गई, ये किसका कॉम्बिनेशन आ गई 2A1 प्लस 1E का, यानी 2A1 प्लस 1E का। देखो अब ऑर्बिटल देखते हैं, ऑर्बिटल जो होते हैं जैसे Px Py Pz होते हैं, देखो अब यहां आ गया हो, जो मेरा s ऑर्बिटल होता है वो A1 रिप्रेजेंटेशन के अंदर इनबिल्ट होता है। जो p ऑर्बिटल होते हैं वो जैसे px x में होता है, py y के अकॉर्डिंग होगा और pz z के अकॉर्डिंग होगा। वहीं d ऑर्बिटल dxy dxz dyz dx² - y² dz², ये सब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग होंगे, x y y z। ये सब का पता कहां से चलेगा, कॉलम नंबर 4 से। कौन से पता चलेगा, कॉलम नंबर 4 से, और इनका पता चलेगा कॉलम नंबर 3 से, जहां x y z होगा। और ये A1 तो में तो s इनबिल्ट होता ही है। तो जैसे मेरे पास आया 2A1 प्लस E के अंदर 2 ऑर्बिटल हैं। अब A1 में एक A1 तो s हो गया, s को हमेशा लेंगे, s को कभी नेग्लेक्ट नहीं करेंगे। तो एक A1 में तो s हो गया, एक A1 मेरे पास बचा और E के अंदर 2 है कुछ ऑर्बिटल। तो एक सिमेट्रिक ऑर्बिटल देखो x y z में से A1 में कौन सा होता है। तो जब आप करेक्टर टेबल देखेंगे C3V की, तो आप देखेंगे Z A1 के सामने होता है। तो एक तो Z A1 के सामने होता है, तो मतलब PZ ऑर्बिटल हो गया। अब E के सामने आपको X और Y दिख जाएंगे, E के सामने आपको C3V में X और Y दिख जाएंगे। तो जहां से आपको PX ऑर्बिटल और PY ऑर्बिटल मिल जाएंगे। तो NH3 में जो मेरा A1 2A1 प्लस E है वो कॉम्बिनेशन है S प्लस PX प्लस PY प्लस PZ का। तो ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी इसकी। देखो S को कभी मिस नहीं करेंगे और हमेशा ट्राई करेंगे कि S तो हमेशा इंक्लूड हो, S तो हमेशा इंक्लूड हो, ठीक है। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन मेथड बेसिकली, ठीक है। तो x y z बेसिकली कॉलम नंबर 4 मतलब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से मिलते हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन से मिलते हैं, ओके। Now the number of stereoisomers from group theory, नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स बताने हैं। देखो तो इसका जो फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स का ग्रुप थ्योरी से, स्टीरियोआइसोमर्स का ग्रुप थ्योरी से, दैट इज n फैक्टोरियल अपॉन h इंटू 2। अब ये n फैक्टोरियल क्या है और h क्या है, h इज द ऑर्डर ऑफ पॉइंट ग्रुप and is the number of site where substitution is possible, ठीक है। तो बस देखो जैसे ये है, इसका मुझे निकालना है, ये मान लिया इसके कितने स्टीरियोआइसोमर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। तो देखो इसमें इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा जनरली, सॉरी इसको ऐसे लिख लो, CH3, इसका जो पॉइंट ग्रुप होगा दैट इज C3V,
क्या होगा C3 तो इसका जो ऑर्डर होगा वो 6 होगा। कितना होगा ऑर्डर जो होगा वो होगा 6 होगा, ठीक है। और जो सब्स्टिट्यूएंट साइड पॉसिबल है वो 5 होंगी। तो जो पॉसिबल नंबर ऑफ जनरली स्टीरियो आइसोमर्स आ जाएंगे वो इसमें हो जाएंगे क्या, n फैक्टोरियल मतलब 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 6 इंटू 2। तो ये जो भी वैल्यू आ जाएगी जैसे 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपॉन में 6। देखो जब मैं इसको रिंग को कंसीडर कर सुनो नहीं, जब मैं रिंग को कंसीडर कर रहा हूँ तो इसको एक ही ग्रुप कंसीडर करना पड़ेगा। वेट जब रिंग को कंसीडर कर रहा हूं तो इसका समझो पॉइंट ग्रुप क्या हो जाएगा, C2V पॉइंट ग्रुप की तरह काम करेगा, क्योंकि जब मैंने रिंग को एटम नहीं कंसीडर कर रहा, रिंग के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं, ये जस्ट एक सिंगल एटम है, तो C2V पॉइंट ग्रुप हो जाएगा। इसका H कितना हो जाएगा 4, और सब्स्टिट्यूएंट 5 जगह ये CH3 लग सकता है, n की वैल्यू 5, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स हो जाएंगे 5 का फैक्टोरियल अपॉन में 4 इंटू 2, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन में 4, 5 से 15 दूनी 30 और दूनी 60 स्टीरियो आइसोमर्स। सेम अगला एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ n की वैल्यू 3 है, 3 साइड वैकेंट है, h की वैल्यू वही 4 है क्योंकि इसका पॉइंट ग्रुप भी क्या होगा C2V होगा, निकाल लेना, ठीक है। तो इसका वो क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 4 इंटू 2, तो 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 अपॉन में 4, ये कट गया, तो इसके 3 स्टीरियो आइसोमर्स पॉसिबल होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं और भी, जैसे CH4 के निकालने हो तो CH4 का टेट्राहेड्रल है, इसका ऑर्डर 24 होता है और C पे 4 जगह सब्स्टिट्यूशन चेंज हो सकता है, तो n की वैल्यू क्या है इसके लिए 4, तो ये क्या आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल अपॉन में 24 इंटू 2, तो 4 12 दूनी 24 गुणा 2/24 बराबर 2, तो इसके 2 स्टीरियो आइसोमर पॉसिबल होंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा स्टीरियो आइसोमर निकालने का फॉर्मूला। नेक्स्ट इज पोलराइज रमन एंड डीपोलराइज रमन स्पेक्ट्रल लाइंस। देखो पोलराइज रमन और डीपोलराइज रमन, अब हमारी ग्रुप थ्योरी पोलराइज और डीपोलराइज रमन के बारे में बता देती है। देखो पोलराइज रमन की बात क्या करते हैं, जब हम कभी भी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं तो लाइट मारते हैं अपने कंपाउंड पे या मॉलिक्यूल्स पर, ठीक है। जो भी मेरी लाइट पड़ती है वो पोलराइज होती है, डीपोलराइज मतलब वो बिहेवियर कैसा चेंज कर लेती है उसी के बेसिस पर स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है कि पोलराइज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है या ये डीपोलराइज रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है, ठीक है। तो देखो पोलराइज रमन वो होती है when our representation, बेसिकली कौन सी irreducible representation is symmetric with respect to principal axis, symmetric with respect to principal axis, कि principal axis के symmetric है तो पोलराइज रमन, और representation एंटी सिमेट्रिक है with respect to प्रिंसिपल एक्सिस, तो मेरी एंटी सिमेट्रिक मतलब नेगेटिव है तो डीपोलराइज रमन, ठीक है। ये पोलराइज रमन और डीपोलराइज रमन का भी पता चल जाता है। देखो अब कुछ बात कर लेते हैं, पोलर पॉइंट्स ग्रुप्स मैंने शायद पहले बता ही दिए हैं, ठीक है। पोलर कायरल पॉइंट ग्रुप कौन से होते हैं, पोलर कायरल पॉइंट ग्रुप। देखो मैंने कायरल भी बताए थे, पोलर भी बताए थे, पोलर भी बताए थे और कायरल भी बताए थे। पोलर वो थे जिनमें सिर्फ CN एक्सिस हो, ओनली सिमेट्री एलिमेंट, दूसरा या सिर्फ सिग्मा प्लेन एस सिमेट्री एलिमेंट हो, ओनली सिमेट्री एलिमेंट हो, ठीक है। तीसरा या फिर वो C1 हो या CNB पॉइंट ग्रुप हो उनका, दीज आर द पोलर। कायरल में मैंने बताए थे DN, CN और C1, बेसिकली ये कायरल पॉइंट ग्रुप थे। अब पोलर प्लस कायरल कौन कौन से होते हैं, पोलर प्लस कायरल होते हैं C1 एंड CN पॉइंट ग्रुप, ठीक है। ये पोलर प्लस कायरल होते हैं, आगे बात समझ में, तो इसको भी याद रखेंगे, पोलर प्लस कायरल, ठीक है। अब देखो जनरली पोलर मॉलिक्यूल्स का पता कैसे चलता है ग्रुप थ्योरी में, कि अगर
किसी भी पॉइंट ग्रुप में या किसी भी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा टाइप के एक्सेस हैं तो वो मॉलिक्यूल मेरा नॉन पोलर होगा। इफ ए मॉलिक्यूल कंटेन मोर देन वन टाइप ऑफ एक्सेस, अगर उसमें एक से ज्यादा टाइप ऑफ की एक्सेस, वन टाइप ऑफ एक्सेस, देन इट मस्ट बी नॉन पोलर। नॉन पोलर, ठीक है। देखो भाई ग्रुप थ्योरी की थ्योरी खत्म हो गई, ठीक है ऑलमोस्ट। कुछ क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर वगैरह अच्छे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, वो मैं इसके बाद करा दूंगा। ऑलमोस्ट यहाँ तुम्हारी थ्योरी खत्म होती है। और देखो जो मैं बात करता हूँ कि साल का नहीं आएगा इसमें, ठीक है, साल का नेट गेट में नहीं आता है, तो वो सेमेस्टर के लिए पढ़ना हो तो बता देना, कोई डाउट हो तो पढ़ खुद लेना, कॉटन से पूछ लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।